गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु गोराल स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सोतिंग। तो स्टूडेंट, आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बेस्ड है टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन पे। तो इंजन आईसी इंजन आपने पढ़ा है, तो आईसी इंजन की टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस के लिए कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। उन पैरामीटर के बेस पर हम किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो पैरामीटर आपने पढ़े हैं: ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर हम किसी भी इंजन की, आईसी इंजन की परफॉर्मेंस फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम दो इंजन को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है इसी बेस पर। देखिए, ये एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का एक न्यूमेरिकल है। इसके कुछ पैरामीटर्स हमें गिवन है और हमें इन पैरामीटर्स को फाइंड करना है। तो देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके सामने। द फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। सिंगल सिलेंडर है और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। सिंगल सिलेंडर का मतलब है कि नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें है 1, तो K = 1 हो गया। और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का मतलब है यहाँ पर हम स्मॉल n जो लेंगे वो लेंगे n/2, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में दो जो क्रैंक शाफ्ट के रिवोल्यूशन है, 2 क्रैंक शाफ्ट के रिवोल्यूशन है, इसमें 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं और 2 रिवोल्यूशन में हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। यानी अगर कोई इंजन 500 रिवोल्यूशन चल रहा है तो उसमें कितने पावर स्ट्रोक मिलेंगे आपको? 250 पावर स्ट्रोक, हाफ पावर स्ट्रोक मिलेंगे। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितने हो जाएंगे? n/2। तो ये इस इंजन की स्पीड है, ये इस इंजन की टोटल आरपीएम है। अब देखिए, ब्रेक पावर हमें गिवन है 120 किलोवाट। स्पीड मतलब कैपिटल N, ये हमें दे रखा है 500 आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट। MEP, ये था ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। MEP का मतलब है मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये दे रखा है 850 किलो पास्कल। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारे काम आएगा जब आप ब्रेक पावर निकालेंगे। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हमें दे रखा है, ये है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, ये हमें दे रखा है 0.335 kg पर किलोवाट आवर। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आपको क्या बताता है कि 1 kg फ्यूल कितनी पावर जनरेट कर रहा है। ठीक है, 1 kg फ्यूल कितने किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है, ये आपको बताता है BSFC। L/D रेशो, पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ कितना है, इंजन का स्ट्रोक लेंथ कितना है और इंजन का डायमीटर कितना है, ये इसका जो रेशो है ये 1.25D है। तो देखिए, पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट ये होता है स्टूडेंट। तो पिस्टन का जो डायमीटर होता है वो ये होता है, दिस इज पिस्टन डायमीटर। और पिस्टन मूव करता है TDC से BDC, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो इनकी जो बीच की जो लेंथ है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्ट्रोक लेंथ। तो स्ट्रोक लेंथ और डायमीटर, इसका रेशो आपको दे रखा है 1.25। L/D रेशो हमें इंजन की साइज बताता है। ठीक है, तो इंजन की साइज डिपेंड करती है किस पर? L/D रेशो पर। CV, इट इज अ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू है 43500 किलोजूल पर kg। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि उसका 1 kg फ्यूल कितना किलोजूल एनर्जी या कितना किलोजूल हीट जनरेट करता है। दिस इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और हमें दे रखा है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है हमें 80%। ठीक है, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट बोर डायमीटर, तो आपको D निकालना है। कैलकुलेट स्ट्रोक लेंथ, हमें L निकालना है। फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आपको निकालनी है, मीटा ब्रेक थर्मल। इसके बाद हमें इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये सब पैरामीटर हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। तो हम एक एक करके इन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं और इन पैरामीटर को फाइंड करते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें कई चीज़ें हमसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पिस्टन का जो एरिया होगा, अगर ये पिस्टन का एरिया हम निकालें
तो पिस्टन क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है इस तरह से, ठीक है। तो ये पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से सर्कुलर है। तो पिस्टन का एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ पिस्टन कहें हम या फिर एरिया ऑफ सिलेंडर कहें, तो ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, डी बोर डायमीटर है, ठीक है। तो π/4 d स्क्वायर। हम ये मान के चलते हैं, देखिए पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो क्लियरेंस है वो बहुत कम है, इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि इसका जो बोर डायमीटर है वही पिस्टन का डायमीटर है, इन दोनों के बीच में बहुत गैप कम है, स्मॉल क्लियरेंस है ऑयल के लिए, ठीक है, ताकि ये इसमें स्लाइड कर सके। तो पिस्टन का एरिया हो गया π/4 d स्क्वायर। अब हम देखते हैं, अब हम एक एक पैरामीटर लेते हैं। देखिए हमें ब्रेक पावर दी हुई है 120 किलोवाट और यहाँ पर हमें ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर भी दिया हुआ है। तो ब्रेक पावर के दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, 2π/NT/60, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमें टॉर्क दिया हो, और एक हमारे पास अगर हमें ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दे रखा है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो K देखिए ये इंडिकेटेड पावर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I/MEP × L × A × N/60। ये तब हम लगाते हैं जब इंडिकेटेड पावर हमें निकालनी है, उस केस में हमारे पास इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर होना चाहिए। अभी हमें क्वेश्चन में दे रखा है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो ये फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पर ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर रिप्लेस कर दें तो ये आपका बीपी का फॉर्मूला हो जाएगा, ब्रेक पावर का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए सारे पैरामीटर हमें गिवन है, ब्रेक पावर आपको कितना दिया हुआ है 120 किलोवाट, इसको मैंने अभी किलोवाट में लिया है। K की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ सिलेंडर 1, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर 850 किलो पास्कल, 850 किलो पास्कल। लेंथ कितनी है, लेंथ हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। एरिया π/4 d स्क्वायर, और स्मॉल n कितना है, वो हो जाएगा कैपिटल N/2/60, ठीक है। आप देखिए यहाँ ये किलोवाट में है, ये भी किलो में है, तो K से K कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोवाट को मैंने वाट में चेंज कर दिया, 1 × 850 10⁻³ 850 किलो पास्कल, ये हो जाएगा 850 × 10⁻³ किलो पास्कल, सॉरी 850 × 10⁻³ पास्कल, ओके। अच्छा लेंथ हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें L/D रेशो दे रखा है, तो यहाँ पर L = हम क्या लिख सकते हैं 1.25D, तो यहाँ पर हमने ले लिया 1.25D, ठीक है। π/4, इस 4 को मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। D स्क्वायर, N 500 आपको दिया हुआ है, N की वैल्यू 500, और ये 2 भी मैंने नीचे ले लिया, और नीचे क्या है 60 भी है। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। अब ये इसमें आपको d³ d में एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, तो देखिए d³ कितना हो जाएगा, यहाँ 10⁻³ से 10⁻³ हमने कैंसिल कर दिया, तो ये जाएगा 120 × 60, 4 × 2 8 अपॉन 850 × 1.25 × 3.14 × 500, ये आपको d³ की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इसमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं d³ की वैल्यू को, तो देखिए हमें मिलेगा 0.034 मीटर, क्योंकि यहाँ सारी यहाँ पर हमने सारी MKs में रखी है वैल्यूज, इसलिए हमें जो डायमेंशन मिलेगी या आंसर मिलेगा वो मीटर में मिलेगा। जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे 0.034, ठीक है, जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा इसका वैल्यू 0.33 मीटर। तो ये स्टूडेंट कितना हो गया, अगर इसको mm में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हो जाएगा 330 mm। तो हमारे पास बोर डायमीटर आ गया 330 mm। तो L इजिकल टू हो जाएगा 1.25D। ठीक है, अब देखिए L क्या हो गया 1.25D, यानी 1.25 इंटू डी की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि D 330 mm है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट 412 mm। तो देखिए एक आंसर हो गया हमारा बोर डायमीटर और एक आंसर हो गया हमारा लेंथ ऑफ द पिस्टन, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हमने फाइंड कर लिए, बोर डायमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की। तो देखिए थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थर्मल एफिशिएंसी जो होती है नीटा थर्मल, उसका फॉर्मूला होता है 3600 अपॉन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, 3600 अपॉन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। यह हमने 3600 क्यों लिखा है, क्योंकि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हमें आवर में दिया हुआ है, इस आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, पर सेकंड में, इसलिए हमने यहाँ 3600 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये थर्मल एफिशिएंसी होती है। लेकिन अगर हमें ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन लिखना है। ठीक है, अगर आपको इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन रख देंगे। तो ये देखिए ये नीटा थर्मल के फॉर्मूले हो गए। थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर आपको ब्रेक थर्मल निकालना है तो ये हो गया, और इंडिकेटेड थर्मल निकालना है तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक थर्मल, तो हम कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल कैलकुलेट द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि बीटा नीटा ब्रेक थर्मल, ये निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी स्टूडेंट 3600 अपॉन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए BSFC आपको गिवन है 0.335 kg पर किलोवाट आवर, और कैलोरीफिक वैल्यू भी हमें गिवन है 43500 किलो जूल पर kg। ये दोनों किलो में है, तो आप चाहे तो चेंज करें चाहे नहीं करें। तो जैसे हमने BSFC की वैल्यू रख दी 0.335 kg पर किलोवाट आवर इनटू कैलोरीफिक वैल्यू है 43500 किलो जूल पर केजी। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये किलो में है, ये भी किलो में कैंसिल हो जाएगा। आवर को हम 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, और वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड में। तो कुल मिला के सारी जो यूनिट्स है ये बैलेंस हो गई। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं ब्रेक थर्मल को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 0.247। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से तो आपको मिलेगा 24.7%। तो इसकी जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होगी वो होगी 24.7%। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हम निकालेंगे इंडिकेटेड पावर से। इंडिकेटेड पावर क्या होती है, K इंटू इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू L इंटू A इंटू N अपॉन 60। ये इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमारे पास L है, हमारे पास A है, क्योंकि हमने D निकाल लिया है तो A आपको मिल जाएगा, स्मॉल n हमारे पास है, K की वैल्यू हमारे पास है, इंडिकेटेड पावर और IMAP ये दो अननोन हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिकेटेड पावर निकालनी पड़ेगी। इंडिकेटेड पावर निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब देखिए इंडिकेटेड पावर आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है
मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है 80%। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करके हम इंडिकेटेड पावर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए नीटा मैकेनिकल ये होता है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। नीटा मैकेनिकल कितना है 80%, 80% का मतलब कितना हो गया 0.8, तो ये हो गया 0.8 अपॉन ब्रेक पावर 120 और इंडिकेटेड पावर हो जाएगी, तो IP इज इक्वल टू कितना आ गया 120 अपॉन 0.8। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट कितना मिलेगा हमें, आप इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 150 किलोवाट। ये इंडिकेटेड पावर आ गई। देखिए इंडिकेटेड पावर क्या होती है, इंजन के अंदर जो टोटल पावर जनरेट होती है दैट इज इंडिकेटेड पावर 150 किलोवाट। लेकिन अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट हमें मिलता है 120 किलोवाट। तो 30 किलोवाट जो पावर है वो आपकी कहाँ चली गई, वो लॉस में चली गई। फ्रिक्शन वगैरह कई चीज़ें होती है, फ्रिक्शंस होते हैं, उनके वजह से ये पावर लॉस में चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन पावर। तो अगर IP और BP का आप माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये होती है फ्रिक्शन पावर। IP हो गई 150 और BP हो गई 120। तो 30 किलोवाट पावर किस में चली गई, फ्रिक्शन में। तो दो कंपोनेंट्स के बीच में फ्रिक्शन होते हैं। इंजन में कई कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में कांटेक्ट में होते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के कारण ये पावर लॉस में चली जाती है। तो देखिए हमारे पास इंडिकेटेड पावर आ गई, ठीक है 150 किलोवाट। अब आप क्या करेंगे, इस 150 किलोवाट को आप यहाँ रख दीजिए, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर IP की वैल्यू मैं रख देता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं वापस रख देता हूँ। IP इज इक्वल टू K इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू L इंटू A इंटू N अपॉन 60। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। हमें क्या निकालना है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये हो जाएगा IP इंटू 60 अपॉन K इंटू L इंटू A इंटू N। IP की वैल्यू 120 किलोवाट 150 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ वाट। K की वैल्यू 1, नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है 1 है। L हमने निकाला था 412 mm, 412 mm। तो 412 mm को हम मीटर में रख देते हैं 0.412। एरिया π/4 D स्क्वायर, D कितना था, D हमारे पास था 330 mm। ठीक है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर देते हैं। और स्मॉल n, n/2, n/2 का मतलब कितना हो गया, ये देखिए 500/2। ये जो स्मॉल n है इसको हम लेते हैं n/2। तो 500/2 कितना हो गया 250, ऐसे लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1021 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसको हम यूं भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होता है पास्कल। ठीक है, तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1021 किलो पास्कल। एक आंसर हमारे पास, ये हमारे पास आई थी थर्मल एफिशिएंसी, और ये आ गया हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट होगा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, हमने बीटा थर्मल ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाली थी, उसी तरह से हम इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला मैं लिखूं तो ये आएगा 3600 अपॉन, यहाँ पर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन था ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, यहाँ पर आएगा इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के लिए। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास
ISFC नहीं है, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन नहीं है, तो पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है, अगर हम यूनिट देखें यहाँ पर तो यूनिट आपको क्या नजर आ रही है, मास ऑफ फ्यूल पर पावर, ठीक है, 1 kg फ्यूल कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। या फिर हम कहें कि 1 किलोवाट आवर पावर के लिए हमें कितना फ्यूल यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो देखिए ISFC को हम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ फ्यूल अपॉन इंडिकेटेड पावर, पर यूनिट इंडिकेटेड पावर के लिए हमें कितना मास ऑफ फ्यूल यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अगर हम BSFC की बात करें तो BSFC के लिए आएगा मास ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर, पर यूनिट ब्रेक पावर के लिए कितना मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम होगा, वो हो जाएगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। तो यहां पर हमें ये कैलकुलेट करना है, ओके। लेकिन अब देखिए इस फॉर्मूले में भी हमारे पास एक टर्म मिसिंग है, MF डॉट, तो मास ऑफ फ्यूल भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ मास ऑफ फ्यूल पहले आपको निकालना पड़ेगा, वो हम यहाँ रखेंगे तब आपका ISFC निकलेगा, ISFC की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो हमें इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। तब मास ऑफ फ्यूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब मैं वापस शुरू से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं मास ऑफ फ्यूल निकालूंगा, तो हमारे पास है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, तो ये है मास ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर। तो यहाँ से मास ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा, हो जाएगा BSFC इंटू ब्रेक पावर। तो BSFC की वैल्यू हो गई 0.335 kg पर किलोवाट आवर, और ब्रेक पावर हमारे पास कितना है, ब्रेक पावर है 120 किलोवाट। तो देखिए डायमेंशन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि मास ऑफ फ्यूल की यूनिट क्या होगी। देखिए यहाँ किलोवाट से किलोवाट कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ फ्यूल किस में आएगा, kg पर आवर में, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 40.2 kg पर आवर। हमें इतनी सप्लाई चाहिए इस इंजन के लिए, 40.2 kg पर आवर फ्यूल हमें चाहिए, तब जाके इतनी ब्रेक पावर प्रोड्यूस होगी 120 किलोवाट के बराबर, ठीक है। देखिए मास ऑफ फ्यूल आ गया। अब हम यूज करते हैं ISFC निकालेंगे हम, तो ISFC कितना हो गया, मास ऑफ फ्यूल अपॉन इंडिकेटेड पावर, मास ऑफ फ्यूल 40.2 और इंडिकेटेड पावर हमारे पास कितनी है, हमने निकाली थी 150, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हमारे पास कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और जो भी हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे वो हमारी आएगी, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 40.2 डिवाइडेड बाय 150, हमारे पास आया 0.268 kg पर किलोवाट आवर। ये आ गया इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। पर इंडिकेटेड पावर के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, सॉरी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो देखिए इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होगी 3600 अपॉन इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। तो ये हो गया 3600, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना है 0.268, और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, वो है 43500, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट हमें मिलेगा इसका आंसर 0.3088, और इसको परसेंटेज में चेंज करते हो तो आपको मिलेगा 30.88%। ये आपका हो जाएगा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको ISFC
रखना है केजी पर किलोवाट आवर में, ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू रखनी है आपको किलो जूल पर केजी में। तो देखिए ये तो हमने रखा है 0.268 जो कि केजी पर किलोवाट आवर में है, और CV हमने रखा है 43500 जो कि किलो जूल पर केजी में है। तो इस तरह से हमारे पास इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आ गई। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल में बोर डायमीटर निकाला, स्ट्रोक लेंथ निकाली, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाली है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाला है और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकाली है। ठीक है स्टूडेंट।